नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। बच्चों, नीट शास पर हमने आपसे कहा था कि हम आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए रिवीजन कम क्रैश कोर्स लेके आएंगे और हम लेके आए। बट क्योंकि हमारा सेटअप अच्छा नहीं था, ठीक है, प्रॉपर स्टूडियो नहीं था हमारे पास, तो उस वजह से डिजिटल बोर्ड नहीं था हमारे पास, उस वजह से हमारी सीरीज को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। बट फिर से अब डिजिटल बोर्ड के साथ, अब पूरी नई एनर्जी के साथ पम्प्ड अप होकर हम फिर से सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का आखिरी चैप्टर जो आपका बच गया था वो था एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, तो आज केमिकल कंट्रोल और इंटीग्रेशन को हम कंप्लीट करेंगे वन शॉट में, ठीक है। जल्दी से जल्दी सिर्फ हमें रिवाइज करना है। नोट्स के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, तो एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर होंगे। ध्यान से आप लेक्चर को देखिए, ठीक है, और जो जो मैं बता रहा हूं उस चीज को फॉलो करिए। लेक्चर देखने के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, सेम नोट्स को आप डाउनलोड करिए, ठीक है, ग्रुप पे। वीडियो के अपलोड होने के बाद ही मैं जाके आपका टेलीग्राम पे नोट्स को अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आप नोट्स को पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर आपका वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आता है कि एंडोक्राइन सिस्टम करता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी को गवर्न करता है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तुम तो कहोगे कि एंडोक्राइन सिस्टम भी करता है, नर्वस सिस्टम भी करता है। तो जब नर्वस सिस्टम का मैंने क्लास लिया था, लेक्चर लिया था, उसमें मैंने बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज हमारी बॉडी में जॉइंटली परफॉर्म करता है, ठीक है, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। नर्वस सिस्टम जो है वो क्विक रिस्पांस देता है, एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा स्लो है नर्वस सिस्टम से। इसका एक्शन, मोड ऑफ एक्शन अलग है, नर्वस सिस्टम का मोड ऑफ एक्शन अलग है। किस तरह से डिफरेंस है? एंड नर्वस सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था उस समय मैंने तुम्हें बताया था, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। नर्वस सिस्टम जो है न्यूरॉन्स की वजह से है, ठीक है, बॉडी में पूरे जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है उसके थ्रू आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स की मदद से, ठीक है, हार्मोन की मदद से कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो काफी क्विक होता है, एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा स्लो होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें आपके आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोला जाता है और इनके सिक्रीशंस को हम बोलते हैं हार्मोन्स, ठीक है, इनके सिक्रीशन को बोलते हैं हार्मोन्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होते हैं, इनके सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स नहीं बोलते। इनके सिक्रीशन में कुछ भी हो सकता है, एंजाइम्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वहां से आपका एंजाइम सिक्रीट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या है? हार्मोन्स हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, नॉन न्यूट्रिएंट, ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts. ट्रेस अमाउंट्स का क्या मतलब है? स्मॉल अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं। इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स मतलब एक सेल से दूसरे सेल में किसी टिश्यू या ऑर्गन में मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts. ट्रेस अमाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है। देखो इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, इनवर्टिब्रेट्स में वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम उनका बहुत सिंपल है विद फ्यू हार्मोन्स, ठीक है, कम हार्मोन्स हैं। वर्टिब्रेट्स में क्या है? अब वर्टिब्रेट्स की बॉडी, सिंपल सी बात है कि इनवर्टिब्रेट्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी वर्टिब्रेट्स की बॉडी, तो वर्टिब्रेट्स में लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, बात करें अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, endocrine glands and hormones producing diffused tissues or cells located in different parts of our body. ये है बच्चों ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे और हार्मोन्स आएंगे, और उनको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? उनको प्रोड्यूस करें डिफ्यूज्ड टिश्यूज या सेल्स। डिफ्यूज्ड टिश्यूज या सेल्स का क्या मतलब है कि हमेशा प्रॉपर ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये एक ऑर्गन है, ये
यहाँ से हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है किसी ग्लैंड से, कभी कभी किसी और ऑर्गन के बीच में कोई टिश्यूज प्रेजेंट है, छोटी सी कोई छोटी सेल्स हैं, ठीक है, वो भी किसी हार्मोन का सिक्रीशन कर सकती हैं। तो ये तो हो गया सीधे सीधे फिक्स हो गया, ठीक है। इस तरह के ग्लैंड्स जो सामने से दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के ग्लैंड्स या सेल्स या टिश्यूज जो डिफ्यूज्ड है किसी ऑर्गन्स में छुपे हुए हैं, ठीक है, उनकी बात भी हो रही है। तो सारे के सारे ग्लैंड्स भी आएंगे, हार्मोन्स आएंगे और डिफ्यूज्ड सेल्स या टिश्यूज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये पूरा मिला के बनाते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। एग्जांपल्स क्या क्या हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, ठीक है, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल्स, ये मेल्स का सिंबल होता है तो पता ही होगा, टेस्टिस इन मेल्स और ओवरी इन द केस ऑफ फीमेल्स। तो ये हो गए तुम्हारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल जितना हमें पढ़ना है। इसके अलावा जीआईटी, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, इसके अलावा जीआईटी सॉरी जीआईटी लिवर, किडनी और हार्ट, जीआईटी लिवर, किडनी और हार्ट। अब जीआईटी मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ही हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, बट कुछ लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जीआईटी में। अब बोलोगे सर लोकल हार्मोन्स का क्या मतलब होता है? लोकल हार्मोन्स का ये मतलब होता है कि वो जो हार्मोन्स है वो उसी जगह पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, आसपास की सेल्स में, टिश्यूज में या ऑर्गन्स में इस्तेमाल हो जा रहे हैं, वो तुम्हारे होते हैं लोकल हार्मोन्स। लिवर में थोड़े हार्मोन्स का प्रोड्यूशन करता है, कहां से करता है अब ये आगे डील करेंगे, ठीक है। किडनी एरिथ्रोपोएटिन, हार्ट से, किडनी से, लिवर से, जीआईटी से, ये सब से भी स्मॉल अमाउंट्स में कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, इसलिए ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। सबसे पहला हार्मोन, सबसे पहला ग्लैंड आपके सामने है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है? फोर ब्रेन है, ठीक है। जैसे ब्रेन के हमने तीन पार्ट पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये तीन पार्ट्स पढ़े थे हमने। ब्रेन के फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। अब फोर ब्रेन का जो डाइएन्सेफेलॉन है, ठीक है, डाइएन्सेफेलॉन एक स्ट्रक्चर है फोर ब्रेन में, ठीक है, डाइएन्सेफेलॉन एक स्ट्रक्चर है फोर ब्रेन में, उसी के बेसल पार्ट को हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, ये मान लो कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्यूब की तरह कोई स्ट्रक्चर है, इसका ये अपर पार्ट हो गया, ठीक है, साइड में चार वॉल्स हो गई, एक लोअर पार्ट हो गया नीचे वाला, ये जो लोअर पार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ये डाइएन्सेफेलॉन है, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, जो इसका बेसल पार्ट है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बेसल पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों हाइपोथैलेमस। इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? जो इसका रूफ है, इसको बोलेंगे एपिथैलेमस। और जो साइड में चार वॉल्स दिखाई दे रही हैं क्यूब की, हाँ, जो क्यूब की चार वॉल्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं थैलेमस। तो डाइएन्सेफेलॉन फोर ब्रेन का एक पार्ट है, उसकी रूफ को बोलते हैं एपिथैलेमस, उसकी वॉल्स को बोलते हैं थैलेमस, और उसके बेस को, हाइपो मतलब होता है नीचे, तो उसके बेस को बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो डाइएन्सेफेलॉन का पार्ट है, बेसल पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या है? हाइपोथैलेमस में सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिनको आप बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या है? जो तुम्हारे न्यूरॉन्स, जो भी तुम्हारे न्यूरॉन्स क्लस्टर में ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और हार्मोन्स का सिक्रीशन करने लगते हैं मॉडिफाई होके। तुम्हारे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स अगर किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन करने लगते हैं मॉडिफिकेशन के बाद, तो ऐसी सेल्स को बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और इनका जो ग्रुप होता है, ढेर सारा ग्रुप होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. ये जो हार्मोन्स हैं तुम्हारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो सिक्रीट कर रही हैं हाइपोथैलेमस में, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, गवर्न करते हैं, या अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन्स पिट्यूटरी में भी ढेर सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, तो उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है तुम्हारा हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कुछ होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स,
कुछ होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है। इन्हीं दो तरह में सारे हार्मोन्स आ जाएंगे हाइपोथैलेमस से, जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहे हैं सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से किसी भी पिट्यूटरी ग्लैंड से किसी भी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, उसकी सिक्रीशन को। इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, किसी भी पिट्यूटरी हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करते हैं मतलब रोक देते हैं। तो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं वो दो तरह के हैं, एक है तुम्हारे रिलीजिंग हार्मोन्स, एक है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट करेंगे सिंथेसिस पिट्यूटरी हार्मोन्स के, इनहिबिटिंग हार्मोन्स इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिंथेसिस को। एग्जांपल, दो एग्जांपल देख लो, एक रिलीजिंग हार्मोन का, एक तुम्हारा इनहिबिटरी हार्मोन का। एक हो गया GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। देखो नाम में लिखा हुआ है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिंथेसिस और सिक्रीशन कराएगा गोनाडोट्रोपिन्स का। दूसरा एग्जांपल तुम्हारे सामने है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन ये क्या कराएगा, इनहिबिट कराएगा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, ठीक है। हाइट, विथ, हर एक चीज की मस्कुलर ग्रोथ, हर एक ग्रोथ डिपेंड करती है ग्रोथ हार्मोन पे। तो सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से निकलता है और पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देता है, ठीक है। आगे, हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। हार्मोन्स जो भी हाइपोथैलेमस से निकलती हैं, जैसा कि मान लो तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है, यहाँ नीचे तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है बच्चों। यहाँ से एक स्टॉक लगा होता है, स्टॉक मतलब डंडा समझ लो, जिससे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी कनेक्टेड होता है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी कनेक्टेड होता है इसी स्टॉक से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये इसका एक्सॉन है। तो देखो, हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, या हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे और न्यूरॉन्स होंगे, इसकी सेल बॉडी बना देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और न्यूरॉन्स ले लो, हाइपोथैलेमस में ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हो गए। ये क्या करते हैं, इनके एक्सॉन्स नीचे आते हैं, ठीक है, इनके एक्सॉन्स नीचे आते हैं और ये अपनी नर्व एंडिंग से हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। यहाँ यही लिखा हुआ है, हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू द एक्सॉन्स, एक्सॉन से पास करते हैं एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स, और इनकी नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं। जैसे ये हुआ, इसका एक्सॉन हुआ, यहाँ से इसकी नर्व एंडिंग हुई और यहीं से हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। These hormones reach the pituitary through portal circulatory system and regulate the functions of the anterior pituitary। अब यहाँ से एक्सॉन एंडिंग से निकला, यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब वेन्स का एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ से तुम्हारा हार्मोन्स पिट्यूटरी में पहुंचता है। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो मैंने रेड कलर से ये दिखाई है, ये पोर्टल वेन है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन, ठीक है, ये पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो एक्सॉन से निकल रही है हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स, वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी में आ जाती हैं। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रही हैं, ये जो इससे आ रही हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को कौन कंट्रोल कर रही है बच्चों, जो तुम्हारी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से हार्मोन्स आ रही हैं। इसके अलावा कुछ एक्सॉन्स डायरेक्टली सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी अगर तुम समझ लो तो यहाँ पे सीधे आते हैं कुछ एक्सॉन्स, सीधे आ जाते हैं स्टॉक के थ्रू, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसलिए कहा जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। आप समझ में आया, एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आ रही हैं, किस वजह से, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तुम्हारी जो हाइपोथैलेमस से एक्सॉन्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली आ जा रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसीलिए हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है, ठीक है। इतनी बात हुई पिट्यूटरी। अब चलो पिट्यूटरी ग्लैंड ही पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। होता क्या है, लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सल्ला टर्सिका।
अगर तुम स्कल देखोगे, स्कल बोन देखोगे, ठीक है, अगर देखोगे तो ऐसा वो एकदम स्मूथ नहीं है, अंदर से रफ है, ठीक है, उसमें कुछ कैविटीज बनी हुई हैं, कुछ फोल्ड्स बने हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होता है, एक बोन की एक कैविटी होती है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। कौन सी बोन में था? स्फेनॉइड बोन में। स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन जो कि स्कल का एक बोन है, स्कल में एक बोन है स्फेनॉइड बोन, ठीक है, उसका उस बोन में एक कैविटी है, उस बोनी कैविटी को हम बोलते हैं सेला टर्सिका। एग्जाम ये नाम जरूर याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेला टर्सिका स्फेनॉइड बोन में एक बोनी कैविटी है जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। किस लिए होती होगी? सिंपल सी बात है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जैसे ब्रेन सॉफ्ट स्ट्रक्चर है इसीलिए उसके ऊपर स्कल बनी हुई है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे ही सेला टर्सिका भी उसी चीज के लिए है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोटेक्ट कर सके। एंड इट अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से स्टॉक के थ्रू जुड़ी हुई है, तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अभी तक तो एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मैं समझा रहा था, ठीक है, हाइपोथैलेमस से कौन किसको कंट्रोल कर रहा है किस तरह से, बट वो तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन था। थोड़ा अच्छे से देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करोगे, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हो गए। कौन कौन से पार्ट्स हो गए? एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ये दो पार्ट्स हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया। दो पार्ट्स हो गए तुम्हारे एडिनो हाइपोफाइसिस के। क्या क्या? पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स डिस्टलिस को ही हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स डिस्टलिस वाले पार्ट को ही हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या था? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोला जाता है पार्स नर्वोसा, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये इतना अगर तुम्हें पता है ना तो तुम्हारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के फिर दो पार्ट्स, पार्स डिस्टलिस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा, इसको फर्दर बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखो ह्यूमंस में क्या होता है ना बच्चों, कि पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस दोनों ना आपस में ऑलमोस्ट मर्ज किए होते हैं, आपस में ऑलमोस्ट मर्ज किए हुए हैं, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मिले हुए हैं, ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है दोनों में, ठीक है, एक ही बोला जा सकता है उनको। इसीलिए नॉर्मली बोल दिया जाता है कि पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्योंकि पार्स इंटरमीडिया ह्यूमन से बहुत छोटा सा होता है और पार्स डिस्टलिस से एकदम मर्ज हुआ होता है, ठीक है, एकदम मर्ज हुआ होता है पार्स डिस्टलिस से, इसीलिए हम बोल देते हैं पिट्यूटरी के दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखो बच्चों, जो पार्स डिस्टलिस है तुम्हारा, पार्स डिस्टलिस क्या था? पार्स डिस्टलिस था तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से किससे जुड़ा हुआ था? हाँ, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी या पार्स डिस्टलिस जुड़ा हुआ था। तो कितने हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है? 6 हार्मोन्स का, 6 हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। कौन कौन सा? सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ का फंक्शन प्रोलैक्टिन, मिल्क, इजेक्शन और सिक्रीशन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये दोनों तुम्हारे सेक्स हार्मोन्स हो गए, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन समझ गए, ग्रोथ का फंक्शन है प्रोलैक्टिन, इजेक्शन और सिक्रीशन ऑफ मिल्क। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH एड्रिनल ग्लैंड को सिक्रीट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स के थ्रू बाकी सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड
सारे के सारे हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, सारे के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। और हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स के फंक्शंस को, उनके सिक्रीशंस को, इनहिबिशन को, सबको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हो गया मास्टर कौन? हाइपोथैलेमस। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और तुम्हारे हाइपोथैलेमस को बोला जाता है, तुम्हारे नहीं सबके हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। इसके बाद बच्चों देखो, एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स हमने पढ़े थे, पार्ट्स डिस्टेलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया। तो पार्ट्स इंटरमीडिया से सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, कौन सा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिर्फ एक हार्मोन। पार्ट्स डिस्टेलिस से 6 हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा था, पार्ट्स इंटरमीडिया से सिर्फ एक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मैं पहले बता चुका हूं, इन ह्यूमंस पार्ट्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्ट्स डिस्टेलिस। ह्यूमंस में पार्ट्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज हो चुका है पार्ट्स डिस्टेलिस, ठीक है। पार्ट्स नर्वोसा जो तुम्हारा है, वहां से 2 हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जिसको कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहां से क्या हो रहा है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब मैंने बताया था कि पार्ट्स नर्वोसा जो होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। कैसे होता है? एक्सॉन्स आते हैं, इसलिए यहां किसी हार्मोन का सिक्रीशन सिंथेसिस नहीं होता। यहाँ पे हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं और एक्सॉन्स के थ्रू न्यूरोहाइपोफाइसिस में आ जाते हैं, सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखो, ग्रोथ हार्मोन तुम्हारा कहां से सिक्रीट हो रहा था? पार्ट्स डिस्टेलिस या एंटीरियर पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन का अगर ओवर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? जाइजेंटिज्म, सिंपल सी बात है। और अगर लो सिक्रीशन होगा, अंडर सिक्रीशन होगा ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन का अगर अंडर सिक्रीशन होगा तब क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन का अगर अंडर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? लो सिक्रीशन होगा तो होगा पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, और ओवर सिक्रीशन होगा तो होगा जाइजेंटिज्म। ठीक है, बस 2 नाम याद रखने हैं। ओवर सिक्रीशन में जाइजेंटिज्म, लोअर सिक्रीशन में या लो सिक्रीशन या स्टैटर्ड या सफर्ड सिक्रीशन में क्या होगा? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। प्रोलैक्टिन बता चुका हूं, ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ मिल्क प्राइमरी फंक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का, लेकिन वैसोप्रेसिन भी उसमें मदद करता है। बट एनसीईआरटी के हिसाब से अगर प्रोलैक्टिन की बात करोगे तो सिर्फ लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स का ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क और मैमरी ग्लैंड्स का ग्रोथ। टीएसएच बच्चों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच क्या करता है? स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। सिंपल सी बात है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम देखो फंक्शन पता चल जाएगा। फर्दर एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच कहां से निकलता है? पार्ट्स डिस्टेलिस, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रीशन कराता है। ये जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन है एसीटीएच, ठीक है, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन कराता है एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड से कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो इन सब का सिक्रीशन करा रहा है कौन? एसीटीएच, जो एक स्टेरॉइड हार्मोन है, पार्ट्स डिस्टेलिस या एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करा रहा है एड्रीनल ग्लैंड से। कौन सा हार्मोन? एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एफएसएच एंड एलएच पहले बता चुका हूं, सेक्स हार्मोन, स्टिमुलेट्स गोनाडल एक्टिविटी एंड हेल्प्स कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, गोनाडोट्रोपिन्स। जीएनआरएच क्या था बच्चों? जीएनआरएच कहां से सिक्रीट हो रहा था? जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा था, जिसका नाम था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है तो मतलब गोनाडोट्रोपिन्स का रिलीज कराएगा कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो गोनाडोट्रोपिन्स कौन-कौन से हार्मोन्स हैं? एफएसएच और एलएच को ही बोला जाता है गोनाडोट्रोपिन्स। मतलब कि जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है, वो पिट्यूटरी में आके किस हार्मोन का सिक्रीशन कराएगा? एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन कराएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही होंगी अब। मेल्स में एलएच क्या करता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस फ्रॉम टेस्टिस। मेल्स में, ठीक है बच्चों, मेल्स में एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस फ्रॉम टेस्टिस, ये करवाता है। और फीमेल्स
फीमेल से बच्चों एलएच क्या कराता है, इंड्यूसेस ओव्यूलेशन एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। जब 12th में रिप्रोडक्शन आएगा तो वहां तुमने पढ़ा होगा एलएच सर्ज, ठीक है, 14th डे पे होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी 14th डे पे एलएच का सिक्रीशन काफी बढ़ जाता है और उसी दिन ओव्यूलेशन होता है। तो एलएच जो है वो ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है वो रिप्रोडक्शन में देखेंगे। अब देखो एफएसएच, मेल्स में एफएसएच क्या करता है, मेल्स में एफएसएच एंड्रोजन्स के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, अकेले नहीं। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में एलएच के साथ मिलके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में एंड्रोजन्स के साथ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कौन रेगुलेट कर रहा है, एफएसएच एंड्रोजन्स के साथ मिलके मेल्स में। फीमेल्स में एफएसएच क्या कर रहा है, फीमेल्स में एफएसएच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल्स। जो फीमेल की ओवरी होती है उसमें ढेर सारे फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो उन सारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट और ग्रोथ कौन करा रहा है, तुम्हारा एफएसएच, ठीक है। एफएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कहां से सिक्रीट हो रहा था, ये पार्ट्स इंटरमीडिया से सिक्रीट हो रहा था। एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स मतलब क्या होते हैं, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स। मेलानिन मतलब कौन कितना काला है, ठीक है, उसमें मेलानिन उतना ज्यादा होगा, जो जितना गोरा है उसमें उतनी कम टैनिंग हुई है, मतलब उसमें मेलानिन या मेलानोसाइट्स उतनी कम होंगी। तो एमएसएच क्या करता है, मेलानोसाइट्स पे एक्ट करता है और मेलानिन कंटेनिंग सेल्स, ठीक है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स मतलब मेलानोसाइट्स उस पे एक्ट करता है और पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीटोसिन कहां से सिक्रीट, सिंथेसिस कहां हो रही है ऑक्सीटोसिन की। अगर कोई पीछे पूछे तुमसे कि ऑक्सीटोसिन की बताओ सिंथेसिस कहां होती है, तो तुम बताओगे हाइपोथैलेमस में होती है। और तुम बोलोगे सिक्रीशन कहां से होता है, तो तुम बताओगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। कौन से पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से या पार्स नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस। पार्स नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन होता है ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन का। अगर कोई पूछे कि इनकी सिंथेसिस कहां होती है, तो इनकी सिंथेसिस होती है, दोनों की ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन की सिंथेसिस होती है हाइपोथैलेमस में। तो ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है, ठीक है, और उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। vigorous contraction of the uterus at the time of birth and milk ejection from mammary gland। स्मूथ मसल्स पे काम करेगा। स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, वॉलेंटरी की इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी होती हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स तुम्हारी इनवॉलेंटरी होती हैं, तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। स्मूथ मसल्स में तुम्हारे यूट्रस में जो मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम का भी कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, चाइल्ड बर्थ पार्चुरेशन के टाइम पे ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फीमेल्स अगर लेबर पेन में जब जाती हैं, कभी कभी ऑक्सीटोसिन उनका प्रॉपर सीक्रेट नहीं होता है तो उन्हें बहुत ज्यादा लेबर पेन होता है, ठीक है। ऐसे टाइम पे आर्टिफिशियली इंजेक्शंस के थ्रू बच्चों आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पाइटोसिन, ठीक है। इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ऑक्सीटोसिन के, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पाइटोसिन, ठीक है। तो ये हो गया जो यूट्रस में मायोमेट्रियम लेयर का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस हो पाती है। इसके अलावा मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मिल्क इंजेक्शन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या था, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क किसका फंक्शन, प्रोलैक्टिन का। इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड किसका फंक्शन, ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। आगे बच्चों, आगे जो अगला हार्मोन है वो है वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन अगला हार्मोन है। वैसोप्रेसिन एक्ट्स ऑन द किडनीज and stimulates reabsorption of water and electrolytes by the DCT and thereby reduces loss of water through urine, ठीक है। डायूरेसिस को रिड्यूस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, ADH। वैसोप्रेसिन को हम ADH भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
क्या करता है, किडनीज पे एक्ट करता है, ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का, कहां से, डीसीटी से, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना, एग्जाम में यही आता है कि पीसीटी से कराता है, डीसीटी से कराता है, लूप ऑफ हेनरी से कराता है, कलेक्टिंग डक्ट से कराता है। रीअब्जॉर्प्शन कहां से कराता है, वैसोप्रेसिन, डीसीटी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जिसकी वजह से जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन में वाटर कम जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन कम बनेगी, डायूरेसिस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, यूरिन की बनने की प्रोसेस बोलते हैं डायूरेसिस। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मतलब यूरिन की फॉर्मेशन को कम करता है, ठीक है, एडीएच या वैसोप्रेसिन। आगे बच्चों देखो, पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां होता है, डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन में होता है। पीनियल ग्लैंड होता है डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और एक हार्मोन सीक्रेट करता है ये मेलाटोनिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो हमारी 24 आवर की स्लीप वेक साइकिल होती है, कब उठना है कब सोना है, ठीक है, जो हमारा 24 आवर का पूरा एक रिदम होता है जिसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम, वो मेंटेन करता है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन उसको मेंटेन करता है, हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ द वेक, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन्स मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज द डिफेंस कैपेबिलिटी, ठीक है। ये सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखो बच्चों। हाँ, मेलाटोनिन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्लीप वेक साइकिल हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल रिदम्स ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, मेंटेन्स मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज द डिफेंस कैपेबिलिटी। ये चार चीजें याद रखो, बॉडी टेम्परेचर, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी और मेटाबॉलिज्म, ये पांच चीजें, ठीक है। यही पांच फंक्शंस हैं मेलाटोनिन के। मेलाटोनिन तो यहां तुम्हारा खत्म हो गया पीनियल ग्लैंड। अब तुम पढ़ो थायराइड ग्लैंड, ठीक है बच्चों। थायराइड ग्लैंड जो है उसके दो लोब्स होते हैं जो ट्रैकिया के इधर उधर प्रेजेंट होते हैं। ये तुम्हारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, ठीक है। तो इसके दो लोब्स होंगे बच्चों, ठीक है, दो लोब्स होते हैं। ये रहा, ठीक है, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। ये पोस्टीरियर व्यू है ट्रैकिया का, पोस्टीरियर मतलब पीछे से अगर तुम देखोगे तो ऐसे तुम्हें दो लोब्स दिखेंगे, एक लोब ये, एक लोब ये, बीच में एक फ्लैप है जिसकी मदद से ये दोनों लोब्स कनेक्टेड हैं। आगे से अगर देखोगे तुम तो एंटीरियरली अगर देखोगे, अगर सामने से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ ये दो लोब्स दिखाई देंगे, पीछे से देखोगे तो बीच में ये फ्लैप भी दिखाई देगा जिसकी मदद से ये दोनों लोब्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो दो लोब्स होते हैं जो ट्रैकिया के अगल बगल प्रेजेंट होते हैं। ये तुम्हारा एंटीरियर व्यू है, ये तुम्हारा पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है, और ये तुम्हारा एंटीरियर व्यू है सामने से, ठीक। तो टू लोब्स कनेक्टेड बाय अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के एक फ्लैप से बनते हैं जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। ये जो है ना, ये बीच में फ्लैप है ना, इसको हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में क्या क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यू होता है। दो चीजें होती हैं थायराइड ग्लैंड में तुम्हारी, एक होते हैं फॉलिकल्स, दूसरी चीज होती है स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू, फॉलिकल्स क्या करती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो एक कैविटी बनाती हैं, ठीक है। फॉलिकल्स मतलब क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर से कोई, ठीक है, ढेर सारी सेल्स हैं, बीच में कोई कैविटी बना रही है। इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये फॉलिकल मतलब क्या है कि फॉलिकुलर सेल्स हैं जो बीच में एक कैविटी बना रही हैं, यही हो गया फॉलिकल। ऐसे ढेर सारे फॉलिकल्स होते हैं, अब बीच में जो इनके टिश्यू है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है बच्चों। फॉलिकल सेल्स क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं दो हार्मोन्स। कौन से दो हार्मोन्स, टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है, T4, या ट्राईआइडोथायरोनिन, T3। फॉलिकल्स क्या करती हैं, दो हार्मोन सीक्रेट करती हैं,
फॉलिकल्स जो हैं, फॉलिकल सेल्स, वो दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन T4 या ट्राई आइडोथायरोनिन T3। जो टेट्रा आइडोथायरोनिन है उसी को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। अब इसमें देखो एक और चीज है कि आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। ये जो ट्राई आइडोथायरोनिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन बन रहा है ना, एक में 3 आयोडीन है, ट्राई है, एक में टेट्रा आयोडीन है, मतलब 4 है, तो इसके लिए आयोडीन तो जरूरी होगा ही ना नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, हाइपो मतलब कम, थायराइड कम सिक्रीट होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। ये एक एब्नॉर्मल कंडीशन है, ग्वाइटर मतलब यहाँ स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, गर्दन में तुमने नोटिस किया होगा लोगों के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। देखो बच्चों, जो प्रेगनेंसी का फेज होता है ना, बहुत ही डेलिकेट फेज होता है। प्रेगनेंसी का फेज जो होता है वो बहुत ही डेलिकेट फेज होता है, मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, किसी भी चीज की, ठीक है, तो फीटस में जरूर कोई ना कोई एब्नॉर्मेलिटी आती है, कोई ना कोई उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी चीज की डेफिशिएंसी होती है, कोई भी एब्नॉर्मेलिटी आती है अगर फीमेल्स में, तो फीटस में वो चीज जरूर रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। 99% टाइम्स ऐसा होता है कि फीटस में वो चीज जरूर रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान हो जाएगा तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, ठीक है, लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मतलब रुकी हुई ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, अरेस्ट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो आईक्यू होगा, एब्नॉर्मल स्किन होगा और डेफ म्यूटिज्म होगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें सिर्फ आयोडीन की कमी से, इसलिए बोलते हैं आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, ठीक है। कैसे? अब तुम बोलोगे सर ये तो थायरॉक्सिन की कमी से हो रहा है, आयोडीन कहां से आ गया? अरे बालक, आयोडीन की वजह से ही तो तुम्हारा टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन बन रहा है। जो टेट्रा आइडोथायरोनिन है उसी को तो बोल रहे हो थायरॉक्सिन। जब थायरॉक्सिन आयोडीन की कमी हो रही है तो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन रुक रहा है, थायरॉक्सिन का जब प्रोडक्शन कम हो जा रहा है या रुक जा रहा है तो एनलार्जमेंट हो जा रहा है थायराइड ग्लैंड का, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्वाइटर या हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जा रही है तो देखो फीटस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टंटेड ग्रोथ, क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म, तो सब आयोडीन की वजह से ही तो हो रहा है इन अडल्ट वुमेन। ये तो बात हो गई अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। अगर अडल्ट वुमेन नॉर्मल कंडीशन में उसका हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स की इरेगुलर हो जाती है ड्यूरिंग हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब देखो बच्चों, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में अगर कैंसर हो जाता है उसके वजह से नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड में सिर्फ दो चीजें हैं, क्या है? थायराइड फॉलिकल्स और स्ट्रोमा, ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स या स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। लेकिन अगर कैंसर हो जाता है तो वहां पे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, जिसकी वजह से सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से सिंथेसिस और सिक्रीशन, अगर कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में तो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बीएमआर। अब बोलोगे बीएमआर क्या होता है? बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। सब लोग ये सर फुल फॉर्म तो हमको ही पता है। देखो बालक, बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ना कि अगर कोई इंसान रेस्ट में है, कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो कोई काम तो कर ही रहा हूं, ठीक है। अगर कोई एक जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहा है, मान लो लेटा हुआ है, ठीक है, हर चीज का पैसिव हो रहा है, रेस्पिरेशन को छोड़ के, और स्टिमुलस जो तुम्हारा सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करने में जितनी एनर्जी लग रही है, रेस्पिरेशन करने में जो एनर्जी लग रही है, हार्ट बीट करने में जो, मतलब जो वो अपनी वो इस कंडीशन में है कि वो कोई एक्टिव काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो लाइन पोजीशन में एकदम रेस्ट पे है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी को सस्टेन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही होती है बीएमआर।
वही होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो थायराइड हार्मोन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन भी सपोर्ट करता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देख रहे हो थायराइड का कितना फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, इन्फ्लुएंस मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी अफेक्ट कर रहा है। थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल्स। देखो थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, एक तुम्हारा थायरोक्सिन, दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, एक थायरोक्सिन दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन। जो टीसीटी बोल रहे हैं ये थायरोकैल्सिटोनिन एक और हार्मोन होता है, ठीक है, अब ये आगे आएगा। उन दोनों के साथ मिलके ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को ये लोग रेगुलेट करते हैं। फर्दर बच्चों अगला हार्मोन जो है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, अभी देखो मैंने बताया था तुम्हें थायराइड ग्लैंड के बारे में, मैंने तुम्हें बताया था थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट था, आपके ट्रैकिया के दोनों साइड्स में प्रेजेंट था। जैसे अगर मैं ये ट्रैकिया बना रहा हूँ, ठीक है, ये अगर आपकी ट्रैकिया है तो मैंने बताया था इसके डॉर्सल साइड की तरफ से अगर हम देखें, डॉर्सल साइड से हम देखते हैं तो हमें दो लोब्स दिखाई देते हैं, ठीक है, बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप है जिसको हम बोल रहे हैं इस्थमस, और ये दोनों लोब्स हैं एड्रिनल ग्लैंड के, ठीक है। तो यहाँ पे चार छोटे छोटे लोब्स होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड के ऊपर चार छोटे छोटे लोब्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये चार ग्लैंड्स हैं, ठीक है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, 1 पेयर ऑन ईच लोब, एक लोब पे दो हैं, दो ग्लैंड्स हैं, तो ये एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच का सिक्रीशन करते हैं। अब पीटीएच जो है ना वो हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, ठीक है। ये जो पीटीएच है इसका सिक्रीशन रेगुलेट होता है कैल्शियम के हाई लेवल्स, सर्कुलेटिंग हाई लेवल्स को रेगुलेट करता है, मतलब कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज करता है। तो अगर ये कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर रहा है तो कैसे करेगा ये सबसे पहले किस पे एक्ट करेगा, बोन्स पे एक्ट करता है ये बोन पे। बोन्स का क्या कराता है, बोन्स का कराता है रिजॉर्प्शन, ठीक है, बोन्स का ये रिजॉर्प्शन कराता है, मतलब क्या है, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स कराता है क्या, पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच। इसके अलावा ये रीअब्सॉर्प्शन कराता है कैल्शियम का रीनल ट्यूब्यूल से, मतलब पीसीटी से, डीसीटी से, ये सबसे कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन कराता है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है बच्चों। तो पीटीएच और टीसीटी जो है ये तुम्हारे कैल्शियम बैलेंस के रीअब्सॉर्प्शन में, कैल्शियम बैलेंस को रेगुलेट करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल्स बढ़ा रहा है, कहां से बढ़ा रहा है, बोन रिजॉर्प्शन कर रहा है, रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है कैल्शियम का रीनल ट्यूब्यूल से, डाइजेस्टिव फूड से भी कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन कर रहा है। और जो टीसीटी है, थायरोकैल्सिटोनिन है, टीसीटी हार्मोन जो है ये बच्चों तुम्हारा है इसका जस्ट अपोजिट, ये हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन है, मतलब ये ब्लड में कैल्शियम लेवल के लेवल्स को गिरा रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। तो पीसीटी, पीटीएच और टीसीटी ये दोनों हार्मोन्स प्ले मेजर रोल इन कैल्शियम बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस में ये मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके बाद बच्चों थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस क्या है, लॉबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड अयोर्टा। अब डॉर्सल और वेंट्रल का क्या मतलब होता है, डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट और अयोर्टा, जैसे ये जो है ये क्या है बच्चों, ये तुम्हारी ट्रैकिया, इसके पीछे से फूड पाइप जाती है। देखो जो सामने की पोजीशन, जो मेरा पेट का साइड है, चेस्ट वॉल है, ये मेरा वेंट्रल साइड है, जो मेरी पीठ की साइड है ये मेरा डॉर्सल साइड है। तो वेंट्रल और डॉर्सल तो समझ गए। कोई स्ट्रक्चर है जैसे ट्रैकिया, इसके पीछे से फूड पाइप पास करती है, तो हम बोलेंगे कि फूड पाइप या ईसोफेगस इज डॉर्सल टू ट्रैकिया, ठीक है। वैसे अगर थाइमस ग्लैंड के बारे में लिखा है कि लॉबुलर स्ट्रक्चर ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड अयोर्टा, इसका ये मतलब है कि हार्ट और अयोर्टा
इन दोनों के पीछे है ये, ठीक है। मतलब बैक साइड से देखोगे तो पहले पड़ेगा थाइमस, उसके बाद हार्ट और एओर्टा पढ़ोगे। फ्रंट से देखोगे, एंटीरियर पोजीशन से देखोगे तो पहले हार्ट मिलेगा, एओर्टा मिलेगा, उसके पीछे तुम्हें थाइमस ग्लैंड मिलेगा, ठीक है। मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। थाइमस ग्लैंड क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इसको हम बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थाइमस ग्लैंड को, क्योंकि इसका मेजर रोल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट में इम्यून सिस्टम में मेन रोल होता है। ये पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन्स। थाइमस ग्लैंड एक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है, पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम बोल रहे हैं थाइमोसिन्स, ठीक है। और थाइमोसिन्स कराते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन होता है थाइमस में। देखो, लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन थाइमस ग्लैंड में होता है, उनको हम बोल देते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और जिनका डिफरेंशिएशन बोन मैरो में होता है उनको हम बोल देते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो थाइमोसिन्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन करा रहे हैं लिम्फोसाइट्स का, इसलिए हम बोल रहे हैं टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स रिस्पांसिबल होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। और अगर हम बी लिम्फोसाइट्स की बात करें, बी लिम्फोसाइट्स तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब कि इम्यूनिटी इन द ब्लड, उसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी का चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, जब आपको रिवाइज कराऊंगा तो ये चीज फिर से आपको बताऊंगा। थाइमोसिन्स क्या करता है? प्रोमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसमें भी यहाँ पे भी तुम्हारा थाइमोसिन्स एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में मदद करता है, जिससे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है हमें। Degenerated in old individuals, decreased production of thymosin, immune responses becomes weak. ओल्ड इंडिविजुअल्स में जो थाइमस ग्लैंड है वो डीजनरेट होने लगता है, इसीलिए जो ओल्ड पीपल होते हैं उन्हें जल्दी कोई बीमारी लगती है, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून रिस्पांस वीक हो जाता है, थाइमस ग्लैंड डीजनरेट कर जाता है, जिसकी वजह से थाइमोसिन्स का प्रोडक्शन कम होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो उन्हें कोई बीमारी जल्दी हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड एक पेयर होता है, मतलब कि दो होते हैं, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये तुम्हारी एक किडनी है, ठीक है, ये तुम्हारी दूसरी किडनी है, ठीक है, तो तुम्हारा किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, दोनों किडनीज के ऊपर। तो वन पेयर एट द एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर मतलब ऊपर वाला, एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, यहाँ दो तरह के टिश्यूज हैं, एक है एड्रिनल मेडुला, एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये बाहर वाला कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, अंदर वाला मेडुला हो गया, ठीक है। सी से कॉर्नर तो सी से कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, कॉर्टेक्स जो है वो पेरिफेरी पे होगा, कॉर्नर में होगा, और मेडुला जो है एम से मिडिल तो बीच में होगा, मतलब सेंट्रली लोकेटेड होगा। इस तरह से याद रख लो, ये बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स, सी से कॉर्नर, सी से कॉर्टेक्स, ठीक है, मेडुला एम से मिडिल तो मेडुला होगा सेंट्रली लोकेटेड और कॉर्टेक्स होगा पेरिफेरी पे। अब देखो बच्चों, एड्रिनल मेडुला जो है, ठीक है, एड्रिनल मेडुला हार्मोन सीक्रेट करता है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कॉर्नर वाला पार्ट है, मतलब जो आउटर पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, वो दो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, या इसे वो कहते हैं इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे देखो, बोथ कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस। अब इन दोनों हार्मोन्स को मिला के बोला जाता है कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामीन्स, जो अपने हिसाब से सही लगे वो बोलो, ठीक है। कैटेकोलामीन्स इन दोनों हार्मोन्स को मिला के बोला जाता है। इन्हीं को बोलते हैं हम इमरजेंसी हार्मोन्स या हार्मोन्स ऑफ फाइट फ्लाइट। 3F बोला जाता है, फ्राइट मतलब डर जाना, फाइट मतलब लड़ाई करना, या फ्लाइट मतलब भाग जाना, ठीक है। तो हार्मोन ऑफ इमरजेंसी हार्मोन्स है, या फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, ठीक है। लड़ो या भागो, दोनों में ही समझदारी है, ठीक है। कभी कभी भागने में ज्यादा समझदारी होती है, भागने में ज्यादा समझदारी होती है, मेरी बात सुन लो। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रही है ना, निकल लो, ठीक है, वहां लड़ो नहीं, कहीं निकलना भी चाहिए, निकलना सीखो पहले, लड़ना बाद में सीखना, पहले किसी चीज से निकलना सीखो। इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पिलो इरेक्शन, स्वेटिंग, ये किसके फंक्शंस हैं? ये सारे फंक्शंस है तुम्हारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, या एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, इन दोनों के फंक्शंस हैं। ये क्या क्या हैं?
अलर्टनेस को बढ़ा देता है। प्यूपिलरी डायलेशन मतलब प्यूपिल्स डायलेट कर जाती हैं, ठीक है। पिलो इरेक्शन मतलब कि हेयर्स खड़े हो जाते हैं। स्वेटिंग, स्वेट होने लगती है, ठीक है। इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ज्यादा पंप होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। नॉर्मली कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर्स होता है, 5 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने कैलकुलेट करवाया कार्डियक आउटपुट। नहीं अगर पता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला लेक्चर जाके देखो, 5040 ml आता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। तो अगर इमरजेंसी कंडीशंस होती है ना, कार्डियक आउटपुट 3 टाइम्स तक बढ़ सकता है, मतलब 5 लीटर पर मिनट से बढ़ के 15 लीटर पर मिनट तक हो सकता है इमरजेंसी कंडीशंस में कार्डियक आउटपुट। किस हार्मोन्स की वजह से हो रहा है? कौन से हार्मोन्स की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तुम्हारा? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, या एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन, या दोनों को मिला के कैटेकोलामिन्स, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ा देता है। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ा दिया। रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ा दिया, ठीक है। अब जब रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, स्टिमुलेट्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। इमरजेंसी कंडीशन है, तुम्हें लड़ना है या तुम्हें भागना है, दोनों के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देता है। जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा तब ना ग्लाइकोजन टूटेगा, जब ग्लाइकोजन टूटेगा तब ना ग्लूकोज बढ़ेगा, ठीक है। ऑल्सो स्टिमुलेट्स ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देता है, ठीक है। अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो लिपिड्स और प्रोटीन्स भी टूटने लगेंगे और एनर्जी मिलने लगेगा। ये तुम्हारी बात हो गई एड्रिनल कॉर्टेक्स में। अब देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स में तुम्हारे बच्चों इसके अलावा 3 लेयर्स होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला कॉर्नर वाला पार्ट है उसके 3 लेयर्स होते हैं, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलाटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। जब किडनीज पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एक टर्म आता है ना जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो वहीं से याद रखो जीएफआर से सबसे बाहर तुम्हें मिलेगा जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद एफ जोना फेसिकुलाटा, उसके बाद आर जोना रेटिकुलरिस। तो जीएफआर याद रखना बच्चों, जीएफआर बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर, जोना फेसिकुलाटा मिडिल लेयर, जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर, जीएफआर, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो भी हार्मोन सीक्रेट करता है उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इस तरह से जो भी टर्म्स देख रहे हो ना यहाँ, तो इनको कॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है। जो भी हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट कर रहा है उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उनको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एग्जांपल में कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिसॉइड इन आवर बॉडी। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो कॉर्टिसॉइड्स बोलते हैं उन हार्मोन्स को जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट हो रहे हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एग्जांपल कॉर्टिसोल। इसके अलावा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। आगे देखो बच्चों फंक्शंस देखो, इनके फंक्शंस देखो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। सारे टर्म्स का मतलब समझो। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनाना। इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज को नए तरीके से बनाना। कहां से बनाओगे? लिपिड से बना सकते हो, लिपिड्स के ब्रेकडाउन से या प्रोटीन के ब्रेकडाउन से अगर ग्लूकोज बनने लगता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपिड्स के ब्रेकडाउन को लाइपोलाइसिस, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को प्रोटियोलाइसिस। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से अगर ग्लूकोज बनेगा तो उसको क्या बोलोगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलोगे, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यही करा रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहे हैं, लाइपोलाइसिस करा रहे हैं, प्रोटियोलाइसिस करा रहे हैं। इसके अलावा सेलुलर अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को रोक दे रहे हैं। फर्दर बच्चों देखो, कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। अभी अभी पढ़ा, कॉर्टिसोल क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है और किडनी फंक्शंस को मेंटेन करता है, ठीक है। कॉर्टिसोल जो है वो मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शंस को, प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पांस। कॉर्टिसोल क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शंस को मेंटेन करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शंस को मेंटेन करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को बढ़ाता है।
तो यहाँ पे कॉर्टिसोल उस रिएक्शंस को घटा रहा है और इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है। इसके अलावा आरबीसी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, कॉर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है। आगे देखो बच्चों, कॉर्टिसोल की बात हो गई। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन तुम्हारा क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन तुम्हारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करेगा, ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम का, वाटर का, और एक्सक्रीशन कराएगा पोटेशियम का और फॉस्फेट का, ठीक है। तो देखो कैसे याद रखोगे, केपी, तुम समझो ना, केपी बहुत खराब चीज है। केपी कोई आदमी है बहुत खराब है, तो उसको बॉडी से निकाल रहा है कौन? एल्डोस्टेरॉन। एक्सक्रीशन करा रहा है पोटेशियम का और फॉस्फेट आयंस का, के से पोटेशियम, पी से फॉस्फेट, तो केपी का एक्सक्रीशन करा रहा है, ठीक है, और वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है रीनल ट्यूब्यूल्स से, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से इन्वॉल्व होगा, तो वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, पोटेशियम और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन करा रहा है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। सेम चीज है, सब चीज इंटर रिलेटेड है। अगर वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करा रहा है, वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, पोटेशियम और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन करा रहा है, तो इनडायरेक्टली ये इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हुआ, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का बैलेंस हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर सबका बैलेंस हुआ, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, अभी तक एड्रिनल कॉर्टेक्स ही चल रहा है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में इसके अलावा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होती हैं, ठीक है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो क्या कराते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, मतलब कि मेल्स में क्या कराएंगे? ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, ठीक है, एक्सियल हेयर, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे बच्चों एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो तुम्हारे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स निकल रहे हैं वो ग्रोथ ऑफ एक्सियल एंड फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, सिर्फ मेल्स में। आगे देखो, पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज देखो बच्चों, पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज तुम्हारी कंपोजिट ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है, ठीक है। पेनक्रियाज को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है, एंडोक्राइन पोर्शन भी है। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वहां से क्या सिक्रीट होता है? वहां से डाइजेस्टिव जूस, सक्कस एंटेरिकस जो बोलते हैं ना पेनक्रियाज के एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव जूसेस को, सक्कस एंटेरिकस जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होती है, क्या क्या होता है? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस, अमाइलेसेस, लाइपेसेस, सारी चीजें होती हैं, न्यूक्लियसेस, ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेसेस। तो पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो ये सारी चीजें सीक्रेट करा रहा है। जो एंडोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियाज का उसको हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन को हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस, जो 1 से 2 मिलियन सेल्स हैं, ठीक है, और पेनक्रियाटिक टिश्यू का ये 1 से 2% बनाती हैं। इसका मतलब समझ जाओ कि पेनक्रियाज में ऑलमोस्ट कितनी सेल्स होगी? ऑलमोस्ट 100 मिलियन सेल्स होंगी, ठीक है। 1 से 2 मिलियन सेल्स अगर हैं वो पेनक्रियाज का 1 से 2% बना रही हैं, तो टोटल ऑलमोस्ट 100 मिलियन सेल्स होंगी ना ऑन एन एवरेज, ठीक है बच्चों। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स हैं जो एंडोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियाज का, 1 से 2 मिलियन सेल्स हैं जो पेनक्रियाटिक टिश्यूज का 1 से 2% बनाती हैं। यहाँ मेनली देखो 2 तरह की सेल्स, वैसे तो 4 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स, ठीक है, लेकिन उतना एनसीईआरटी ने दिया नहीं हुआ है, सिर्फ 2 सेल्स का नाम दिया हुआ है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स सिक्रीट करती हैं इंसुलिन, ठीक है। अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स कहाँ हैं? ये प्रेजेंट है पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन में, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस की सेल्स हैं। अल्फा सेल सिक्रीट कर रही है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन, ठीक है। आगे देखो फंक्शंस देखो इनके। ग्लूकागॉन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकागॉन सिक्रीट कौन कर रहा है? अल्फा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रीट कर रही है ग्लूकागॉन जो एक पेप्टाइड हार्मोन है जो हिपैटोसाइट्स पे एक्ट करता है। हिपैटोसाइट्स मतलब लिवर की सेल्स पे एक्ट करता है, और ग्लूकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजेन को तोड़ रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जब ग्लाइकोजेन टूटेगा तो ब्लड शुगर मतलब ग्लूकोज बढ़ेगा, इसका मतलब ये हाइपर कैल्सीमिया करा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये
ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब मैंने बताया कि ग्लूकोज को नए तरीके से बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो दो काम कर रहा है तुम्हारा ग्लूकागॉन। क्या क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा है, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, मतलब नए तरीके से ग्लूकोज बना रहा है, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के भी ग्लूकोज बना रहा है और दूसरे तरफ से प्रोटीन और लिपिड से भी ग्लूकोज बना रहा है। तो मतलब मिला जुला के ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन बना रहा है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कर रहा है? ग्लूकागॉन रिड्यूसेस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, इसलिए इसको बोल रहे हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तीन काम कर रहा है ये। पहले तो ग्लूकोज बना रहा है, कहां से? लिपिड्स और प्रोटीन से। ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा है। इसके अलावा ये क्या कर रहा है? इसके अलावा सेल्स में सेल्यूलर लेवल पे ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन और अपटेक को भी कम कर दे रहा है, इसीलिए हर कंडीशन में ये ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। इंसुलिन क्या करेगा? देखो, इंसुलिन इसका भाई है और एकदम देखो, यूजुअली क्या होता है इंडियन फैमिलीज में, एक भाई जो करता है ना, दूसरा भाई हमेशा उसको रोकता है। ठीक है, आपस में हमेशा बनती नहीं है ना, तो दोनों तो एक ही भाई हैं, दोनों पेनक्रियाज में, आइलेट्स और लैंगरहांस में दो सेल्स हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, वहीं से सिक्रीट हो रहे हैं। तो इंसुलिन उसका भाई है। ठीक है, जो काम ग्लूकागॉन कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, एक ही बाप के बेटे हैं ना, तो दोनों पेप्टाइड हार्मोन है। ये भी हिपैटोसाइट्स पे और एडिपोसाइट्स पे काम कर रहा है, वो भी हिपैटोसाइट्स पे काम कर रहा था। ठीक है, और ये सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, और रैपिड मूवमेंट कराएगा ग्लूकोज का ब्लड से हिपैटोसाइट्स में। वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा था ग्लूकागॉन। यहाँ पे इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है, सेल्यूलर अपटेक करा रहा है, यूटिलाइजेशन करा रहा है, वो नहीं करा रहा था, वो रोक रहा था। और एडिपोसाइट्स और हिपैटोसाइट्स में ग्लूकोज भेज रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आएगा, इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या था? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन टारगेट सेल्स। यहाँ पे ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवा रहा है। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है, इसे वो बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस करा रहा है। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया। देखो बच्चों, अगर ज्यादा देर तक ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ी रहती है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, यही है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज यही है बच्चों तुम्हारा। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस ये कंडीशन है जब हाइपरग्लाइसीमिया, जब ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हाई अमाउंट पे रहती है बहुत देर तक। ठीक है, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। अब यूरिन से इतना ज्यादा ग्लूकोज है ब्लड में कि यूरिन से ग्लूकोज निकलता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस नोन एज कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है, यूरिन की एक पर्टिकुलर अलग स्मेल दिखने लगती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, देखो डायबिटीज मेलाइटस होता क्यों है? इंसुलिन जब बॉडी में कम प्रोड्यूस होती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इसी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसमें क्या होता है? यूरिन से ग्लूकोज पास होने लगता है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है। इसका थेरेपी क्या है? इंसुलिन दे दो बाहर से, इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या है? अब हम गोनाड्स पढ़ेंगे। टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन द केस ऑफ फीमेल्स। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है तुम्हारा वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा, अभी बस थोड़ा थोड़ा समझ लो। एक पेयर होता है स्क्रोटल सैक में मेल्स में, सबको पता है। ठीक है, इसके डुअल फंक्शंस होते हैं। क्या क्या? एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है क्योंकि ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, दूसरा ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे है? क्योंकि ये एंड्रोजन्स का सिक्रीशन कर रहा है। ठीक है, टेस्टिस में क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और स्ट्रोमा या इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स होता है। क्लास 12 में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसको रिवाइज करेगा, बस नाम देख लो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स या इंटरस्टिशियल टिश्यूज हैं जिनको हम स्ट्रोमा भी बोलते हैं। इसके अलावा लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। ठीक है, जो इंटरट्यूबुलर स्पेस में प्रेजेंट होती हैं और यही एक ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिनको हम बोलते हैं एंड्रोजेंस। ठीक है, एंड्रोजन सिक्रीट कराती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स जो इंटरस्टिशियल टिश्यू जो स्ट्रोमा है उसी में प्रेजेंट होती है, जिनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। तो लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स तुम्हारी एंड्रोजेंस का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, एंड्रोजेंस में भी क्या? मेनली टेस्टोस्टेरोन।
एंड्रोजेंस में भी मेनली टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजेंस जो है ना बच्चों, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को कहते हैं। मेन एंड्रोजन जो है हमारी बॉडी में वो है टेस्टोस्टेरोन मेल्स में, ठीक है। एंड्रोजन अब देखो क्या कराता है, एंड्रोजेंस रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन्स। मेल सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कराता है। स्टिमुलेट्स मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस और लो पिच वॉइस, ठीक है। मेल्स की लो पिच वॉइस होती है, फीमेल्स की हाई पिच वॉइस होती है। इसका रीजन क्या है, एंड्रोजन है इसका रीजन। स्टिमुलेट्स मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस एटसेट्रा। प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। मतलब स्पर्म्स के फॉर्मेशन में मेजर स्टिमुलेटरी रोल एक्ट करता है एंड्रोजन। एंड्रोजन एक्ट्स ऑन द सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो, ठीक है। लिबिडो क्या होता है, थोड़ा सा मेल ज्यादा एग्रेसिव होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिबिडो। मेल का जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो सेक्सुअल बिहेवियर है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, उसको भी एंड्रोजन रेगुलेट करता है, सीएनएस पे एक्ट करता है, ठीक है, और लिबिडो कैरेक्टर लाता है, ठीक। आगे देखो, these hormones produce anabolic effects on protein and carbohydrate metabolism। anabolic मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज बनती है, किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है, वो होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है किसी भी चीज को तोड़ना। तो प्रोटीन्स के थ्रू और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के थ्रू मेल्स की बॉडी थोड़ी ज्यादा मस्कुलर होती है फीमेल्स के कंपैरिजन में। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे एनाबॉलिज्म हो रहा है प्रोटीन्स का। तो कौन करा रहा है, एंड्रोजन। एंड्रोजन ही करा रहा है सब, ठीक है। ओवरी, ओवरी के बारे में देखो, वन पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन एब्डोमिनल कैविटी में होता है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस, और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। ये हमेशा याद रखोगे, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो मेल्स के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, फीमेल्स के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवम, ठीक है। ओवरी, ओवरी मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरी, ठीक है। प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक साइकिल में, एक मंथ में एक ओवरी एक ओवम बनाती है, अगली ओवरी अगले महीने बनाती है, ठीक। अब देखो, प्रोड्यूसेस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। मेल्स में ग्रुप ऑफ क्या था, एक ग्रुप था स्टेरॉइड हार्मोन, उसका नाम था एंड्रोजेंस, मेनली टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में दो ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, क्या क्या है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। दो ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी में क्या है, ओवेरियन फॉलिकल्स हैं और स्ट्रोमल टिश्यूज हैं। ओवरी में ये दो चीजें हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स सीक्रेट एस्ट्रोजन। जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये एस्ट्रोजन सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और इनकी ग्रोथ में मदद कौन करता है, एलएच पढ़ चुके हो, एफएसएच। आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। मतलब कि पहले जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं बच्चों, वो पहले एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही हैं, फिर ओव्यूलेशन हो जा रहा है, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, और कॉर्पस ल्यूटियम तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। ये चीज है, पहले ओवेरियन फॉलिकल्स जब हैं वो एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही हैं, ओव्यूलेशन जब हो जा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है। एस्ट्रोजन देखो क्या करता है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन रेगुलेट कर रहा था, एंड्रोजन। यहाँ पे कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन, ठीक है। स्टिमुलेट्स ग्रोथ एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी करा रहा है, और अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हो गया, जैसे कि लो पिच ऑफ वॉइस, हाई पिच ऑफ वॉइस, ठीक है। फीमेल्स में हाई पिच, मेल्स में लो पिच, तो हाई पिच ऑफ वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। ये तुम्हारे एस्ट्रोजेंस के फंक्शन हो गए, ठीक है। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन के क्या क्या फंक्शन है बच्चों। प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन है सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन द मैमरी ग्लैंड्स एंड मिल्क स्टोरेज एंड सिक्रीशन, ठीक। जब ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहां पता चलेगा कि एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई होते हैं जहां पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई का फॉर्मेशन कौन स्टिमुलेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है, और मिल्क का स्टोरेज और सिक्रीशन कराएगा। ऑक्सीटोसिन भी यही करता है, मिल्क का इजेक्शन कराता है, ठीक है। स्टोरेज और सिक्रीशन प्रोजेस्टेरॉन। इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों, इसके अलावा हार्मोन्स ऑफ हार्ट
किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पढ़ा था ना अभी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी, हार्ट, लिवर, ये भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो क्या क्या है वो हार्मोन्स, ठीक है। एट्रियल वॉल्स, मतलब एट्रिया की वॉल, मतलब हार्ट की बात कर रही है। एट्रियल वॉल्स ऑफ हार्ट सिक्रीट करता है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, एएनएफ, जो ब्लड प्रेशर को घटाता है, ठीक है। अगर बीपी बढ़ जाता है, एएनएफ सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है, ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं और बीपी घट जाता है। तो मतलब एट्रिया की वॉल से एक हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, जो ब्लड प्रेशर को घटाता है। कैसे घटाता है? जब बीपी बढ़ता है, एएनएफ का सिक्रीशन होता है एट्रिया की वॉल से, ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन होता है, ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, बीपी घट जाता है, ठीक है। ये हो गया हार्ट के हार्मोन। किडनी, किडनी की जो सेल्स हैं, जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। कौन सी सेल्स? जक्स्टाग्लोमेरुलर, जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन वर्ड सुन के तुम मतलब समझ जाओगे, मतलब कि एरिथ्रोपोएसिस करा रहा है। एरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसीज का फॉर्मेशन करा रहा है। कौन? जेजी सेल्स की एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहां से सिक्रीट हो रही है? किडनी से, ठीक है। एंडोक्राइन सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जीआईटी, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से। एंड कहां से होता है? एनस से। माउथ पोस्टीरियरली, एनस अबाउट एंटीरियरली और एनस पोस्टीरियरली। तो ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो ये लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, यहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी से तुम्हारे 4 पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। वैसे तो और हार्मोन्स होते हैं, करीब करीब 11 से 12 हार्मोन्स होते हैं, लेकिन हमारे लेवल पे सिर्फ 4 हार्मोन्स हमें पढ़ने हैं। जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में तुम सारे के सारे हार्मोन्स पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ 4 पेप्टाइड हार्मोन्स पढ़ो, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टिकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। पहले सबके नाम याद रखो, क्या है? गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टिकाइनिन सीसीके एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड वीआई, ठीक है। ये 4 हार्मोन्स हैं जो जीआईटी में प्रोड्यूस हो रही हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जीआईटी में। चारों की चारों पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टिकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। अब देखो सबके फंक्शंस देख लो, चारों के फंक्शंस क्या क्या हैं। गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है और एचसीएल और पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन कराता है। बात खत्म। गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक सेल्स पे एक्ट करेगा, एचसीएल और पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन कराएगा, ठीक है। आगे देखो, सिक्रेटिन, पहली हार्मोन हो गई गैस्ट्रीन, दूसरी सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या है? एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे एक्ट करेगा। देखो, एंडोक्राइन से जो पेनक्रियास का पार्ट है, एंडोक्राइन वाला पार्ट है जो पेनक्रियास है, उसका डाइजेशन में कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम जीआईटी का हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, सिक्रेटिन अगर वो पेनक्रियास पे एक्ट कर रहा है तो वो एक्सोक्राइन वाले पोर्शन पे ही एक्ट करेगा, ठीक है। और क्या कराता है? बाइकार्बोनेट और वाटर का सिक्रीशन कराता है। सिक्रेटिन कुछ ना कुछ सिक्रीट कराएगा। क्या सिक्रीट करा रहा है? बाइकार्बोनेट और वाटर का सिक्रीशन करा रहा है। तीसरा हार्मोन सीसीके, कोलिसिस्टिकाइनिन। कोल सिस्ट मतलब लिवर, कोल मतलब गॉल ब्लैडर, ठीक है। कोलिसिस्टिकाइनिन पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर, ठीक है, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर पे एक्ट कर रहा है और क्या करा रहा है? पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस का सिक्रीशन करा रहा है, ठीक है। सीसीके, कोलिसिस्टिकाइनिन पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर पे एक्ट कर रहा है और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस का सिक्रीशन करा रहा है। जीआईपी, नाम पहले देखो, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट कर रहा है पेप्टाइड, पेप्टाइड हार्मोन इसलिए पेप्टाइड। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ये क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोबिलिटी को इनहिबिट करा रहा है, मतलब रोक रहा है। जब डाइजेशन स्टमक में एक बार कंप्लीट हो जाती है, फूड आगे चला जाता है ड्यूडेनम में, तब ड्यूडेनम से रिलीज होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो स्टमक की मोबिलिटी और सिक्रीशन को रोकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। देखो, कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। कई तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई ये पेप्टाइड हार्मोन हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है, कुछ लिपिड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, जो कई तरह के एंडोक्राइन टिश्यूज हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो एंडोक्राइन टिश्यूज कुछ ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं जो किसी भी टिश्यू के नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी होता है। लोकली यूज्ड होते हैं, ठीक है। लोकल मतलब क्या है? मतलब जहां पे साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ एक्शन इसका सेम होता है, ठीक है।
तो ग्रोथ फैक्टर्स सेवरल नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स, करते क्या है, नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज कराते हैं। अब बच्चों आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, हार्मोन्स एक्शन कैसे लेते हैं। हार्मोन्स जो है वो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स हैं, नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेलुलर मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, अब वो काम कैसे कर रहे हैं, हार्मोन्स के ना कोई भी सेल होता है ना, कोई भी हर एक हार्मोन का एक पर्टिकुलर एक्शन लेने का एक टारगेट टिश्यू होता है। ठीक है, कोई हार्मोन सीक्रेट हुआ है तो वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे जाके एक्शन लेगा। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हारा एरिथ्रोपोएटिन है, एरिथ्रोपोएसिस करा रहा है तो बोन मैरो में जाके एक्ट करेगा, बोन मैरो की सेल्स में, कहीं भी जाके एरिथ्रोपोएसिस नहीं कराने लगेगा। ठीक है, लीवर की सेल्स में जाके एरिथ्रोपोएसिस नहीं होने लगेगा। तो ये फिक्स कैसे होता है, फिक्स होता है हार्मोन रिसेप्टर से। जो किसी भी हार्मोन का पर्टिकुलर टारगेट सेल है वहां पे उस हार्मोन के लिए, ध्यान से सुनना, वहां पर उस हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। हार्मोन तो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जा रहा है, ठीक है, बट जहां उसका टारगेट टिश्यू है, जहां पे जाकर उसको काम करना है, उस टिश्यू में या उस सेल पे उस हार्मोन के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, और तब जाके वो हार्मोन उस रिसेप्टर से बाइंड करता है और अपना एक्शन दिखाता है। जहां पे वो रिसेप्टर नहीं होगा उस हार्मोन के लिए, वहां पे वो हार्मोन कोई असर नहीं करेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं दिखाएगा। अभी जो हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, एक होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का क्या मतलब है, मतलब कोई सेल है ना, उसके सेल मेम्ब्रेन पे ही ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस में या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे या न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल के अंदर इसके रिसेप्टर्स हैं। और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। मतलब कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे जो सेल के अंदर चले जाते होंगे, कुछ हार्मोन्स होते होंगे जो कि सिर्फ मेम्ब्रेन पे आके अटैच करते होंगे। तो उसके हिसाब से दो अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। हार्मोन जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है आके, अब चाहे वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करे, चाहे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड करे, जब भी हार्मोन किसी रिसेप्टर से आके बाइंड करता है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से, तो फॉर्मेशन होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिसेप्टर जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसेस बायोकेमिकल चेंजेस which generate, ठीक है, which generate क्या होता है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कुछ बायोकेमिकल चेंजेस लाते हैं, जिसके वजह से which brings हार्मोन एक्शन। ठीक है, जब हार्मोन होता है वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ, हार्मोन जो होता है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और वही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिर बायोकेमिकल चेंजेस लेके आता है अपने टारगेट टिश्यू में, और हार्मोन अपना काम करता है, हार्मोन अपना एक्शन परफॉर्म करता है इस तरीके से। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स ना आयत सेल, मतलब मान लो कोई हार्मोन था, येलो से दिखा देते हैं, ठीक है, मान लो ये कोई हार्मोन है, मान लो हार्मोन का एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये कोई सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर हो गया, ठीक है, ये रिसेप्टर हो गया, क्या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। अब क्या होगा, हार्मोन आके बाइंड किया इससे, हार्मोन आके इससे बाइंड कर गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। मान लो ये कुछ ऐसा हो गया, बाद में ये हो गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अभी तक हार्मोन अंदर तो गया नहीं, तो मैसेज बाहर कैसे जाएगा, अंदर कैसे आएगा, और तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिर फर्दर बाहर अंदर की तरफ सेल में अपने सेकेंडरी मैसेंजर्स को जनरेट करता है। सेकेंड मैसेंजर्स को क्या क्या हो सकते हैं, साइक्लिक एमपी हो सकता है, IP3 हो सकता है, या कैल्शियम हो सकता है, और फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर्स फर्दर सेल में आगे इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, और फिर जो भी चीज का फॉर्मेशन होना है, जो भी हार्मोन का एक्शन लेना है, वो पूरा होता है। तो इस तरह से जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर्स जनरेट करते हैं, लेकिन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं उनमें हार्मोन सीधे सेल के अंदर आता है, सीधे न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो वहां पे सेकेंडरी मैसेंजर्स का काम नहीं पड़ता। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हार्मोन्स,
ऐसे हार्मोन्स जो इंट्रासेलुलर जिनके रिसेप्टर्स उसके एग्जांपल क्या हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स और आइडोथायरोनिन्स। सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स है मतलब कि फैट सॉल्युबल हैं तो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगे। वैसे ही तुम्हारा आइडोथायरोनिन मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। इसलिए इन दोनों हार्मोन्स के मतलब कि सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स और टेट्रा आइडोथायरोनिन इन दोनों के रिसेप्टर्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जिनको हम कहते हैं या न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है, ये देखो बच्चों, सबसे लास्ट टॉपिक है तुम्हारा हार्मोन्स के डेरिवेटिव्स। हार्मोन्स किसके डेरिवेटिव हैं, क्या हैं? अभी तक देखो यही देख रहे थे ना, पेप्टाइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, तो क्या क्या है नाम देख लो। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स क्या क्या है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये सारे के सारे तुम्हारे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स हुए। स्टेरॉइड्स में क्या क्या आते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स जो जिनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं, क्या क्या हैं? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोइडियल, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये चार। एस्ट्रोइडियल में एस्ट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, आइडोथायरोनिन्स, थायराइड हार्मोन्स, ये भी तुम्हारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं। और लास्ट में अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन, 2018 नीट का क्वेश्चन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, एपिनेफ्रिन। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर एपिनेफ्रिन आया तो कल को तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पूछेगा, स्टेरॉइड हार्मोन है क्या है, पेप्टाइड, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और यहाँ पे तुम जैसे थाइमोसिन्स भी लिख लो। ठीक है, मैंने बताया था इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों पेप्टाइड हार्मोन है, दोनों भाई हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो ये चीज लास्ट में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से और हार्मोन के एक्शन से। ठीक है, ये दो जगह से क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है। एनसीईआरटी बुक की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट हुआ ये चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ कंप्लीट हुआ बच्चों। ह्यूमन फिजियोलॉजी का आज के लेक्चर, ये आखिरी लेक्चर था ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी को हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर सेल बायोलॉजी, और फिर सीधे मैं एक रिवीजन लेक्चर लेके आऊंगा क्लास 11 का पूरा क्वेश्चंस के थ्रू, और फिर क्लास 12 में हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो बस चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, अब तो डिजिटल बोर्ड पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो नीट शास्त्र को, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, शेम नोट्स जाके वहां से डाउनलोड करो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी।